मगर हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। नेपालगंज के मुख्य बाजार स्थित 2 दुकानों में हमने सिम कार्ड मांगे और कहा कि हमारे पास कागजात नहीं हैं, तो हमें बैरंग लौटा दिया गया। मगर रतन राजमार्ग से आगे बढ़कर जिस दुकान पर हम पहुंचे तो हमें लगा कि हम सही जगह पर आए हैं। जी सिम कार्ड मिलेगा? कौन सा लेंगे? कोई भी दे दें, आप एक दिन के लिए चाहिए मिल जाए। आलू वाले लाए सर? वैसे ले लेते हैं तो तेरी दुकान से कभी भी आते हैं, ले जाते हैं। लेना 150 रुपये एक्स्ट्रा काट लेना, क्यों परेशान हो रहा? किसी और की आईडी लगा देना ना, 50 निकाल ले इनमें से कोई एक आईडी। कोई भी आदमी की निकाल ले यार। ठीक है। सिम को एक्टिव ले ले बढ़िया मत एक रुपया दीजिएगा। और सुन, रिचार्ज भी करा देना 200 का। इस दुकान का नाम है राज मोबाइल्स और ये है इसका मालिक राज वर्मा। चेहरे से सीधा साधा दिखने वाला ये शख्स एक नंबर का लालची है, जालसाज है, फरेबी है, धोखेबाज है। नियम कायदे और इंसानियत को ताक पर रखने में इसको तनिक भी संकोच नहीं। जैसे ही हम इसकी दुकान पर पहुंचे और कहा कि हमको नेपाली मोबाइल फोन का सिम कार्ड चाहिए, पहले तो इसने शरीफ बनने का ड्रामा किया, हमसे हमारी पहचान के कागजात मांगे। जब हमने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं खुद से मैनेज करना पड़ेगा, जो पैसा बोलोगे वो हम जरूर देंगे। तो इसके बाद ये बिना किसी हुज्जत के सीधे मोल भाव पर उतर आया। NECEL कंपनी के 50 रुपए के सिम कार्ड के हमसे 250 रुपए लिए। मगर जब हमने चिंता जताई तो उसने अपनी होशियारी दिखाते हुए ये भी कहा कि आप मस्ती से इस सिम कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, मैं किसी और की आईडी लगा दूंगा। 5 रुपये एक्टिव हो जाएगा। इसको डालने के बाद क्या करना है? कितना नंबर को डालने के बाद स्क्रब करके इसके बाद 0 2 स्टार और इसके बाद उसका नंबर लास्ट में हैश। इसमें लिखा हुआ है कितने का हो गया? 200 का ना जी, 200 का ये सिम हो गया। ये आपका यहाँ लिखा हुआ रिचार्ज करने का तरीका। क्या नाम है बेटा तेरा? मेरा नाम सर राज वर्मा। हमको लगा कि राज वर्मा नाम का ये दुकानदार जरा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, इसीलिए इससे और जानकारियां मिल सकती हैं। इसीलिए हमने इससे बातचीत करना जारी रखा। इसने आगे जो कहा उससे हमें लगा कि राज वर्मा बेहद घाघ किस्म का शातिर बदमाश है और ये किसी संगीन आपराधिक वारदात में भी संलिप्त हो सकता है। राज वर्मा को पता था कि ये क्या अपराध कर रहा है, मगर हमारे ऊपर एहसान लादते हुए ये बोला कि आप लोग अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपको ये सिम कार्ड दे रहा हूं, वरना अगर पकड़ा गया तो 52,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीनों की कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है मुझको। सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट सर, मतलब बिना आईडी को आप लोगों को पहचान लग रहा है कि आप लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए दे रहा हूँ। 1000 रुपया क्यों दे, लेकिन किसी को देता नहीं। चल अरे कोई तो मुझसे शाम को वापस मिलेगा। नहीं सर, कहने का अर्थ है कि मतलब जरा सा हो जाने के बाद उनको 52,000 रुपये जुर्माना प्लस 3 महीने का सजा है, अगर जरा सा गलती कुछ होता है सिम द्वारा। और इसकी दुकान से भी 52,000 रुपया जुर्माना और 3 महीने का सजा। हमने आगे पूछा कि भाई पता कैसे लगता है कि बिना कागजात की ये सिम कार्ड तुमने बेचा है हमको? पता कैसे लगा कि मैं तुम्हारे मतलब जिस डीलर से हम लोग सिम लाते हैं तो उस डीलर से मतलब वहाँ डाटा होता है कितने नंबर का सिम हमारा दुकान वाला लेगा। अगर इससे गलती होती है तुरंत इंक्वायरी जाएगा वहाँ कस्टमर केयर में, वहाँ से डीलर में जाएगा और डीलर तुरंत बता देगा कि। हमको अब तक ये समझ में आ चुका था कि नेपाल में अंधेर गर्दी चरम पर है। ना जाने कितने खान, कितने राज वर्मा और कितने कालिया नेपाल के जरिए हमारे देश की ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं।
ज्यादा दर्द तो इस सवाल को लेकर था कि हमारे देश के खिलाफ चलाया जा रहा ये छद्म युद्ध थमेगा कब, आखिर कब, और इसका कोई जवाब हमारे पास अब तक नहीं है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अतुल अग्रवाल, नेपालगंज, समाचार प्लस। और साहब हद तो तब हो गई जब नेपाल के जरिए चीन ने भी भारत में घुसपैठ बना ली। चीन ने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। नेपाल के अलग अलग राजनीतिक दलों और माओवादियों ने अपने फायदे के लिए चीन का एजेंट बनने में गुरेज नहीं किया। उधर ड्रैगन ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादियों का इस्तेमाल भी अपनी मर्जी से करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि खुलेआम धड़ल्ले से भारत को आतंक की ऐशगाह बनाया जा रहा है। यानी अब तक इतना तो साफ हो चुका है कि नेपाल के जरिए भारत में हर वो गतिविधि संचालित की जा रही है जो देश के खिलाफ युद्ध की श्रेणी में आती हो। मादक नशीले पदार्थों की तस्करी हो, नकली नोटों की खेप के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को पलीता लगाना हो, हर साल भारी संख्या में आतंकवादियों और बड़ी मात्रा में गोला बारूद की घुसपैठ करवाना हो, भारतीय नक्सलियों को नेपाली माओवादियों की खुल्लम खुल्ला मदद मिलना हो, मानव तस्करी समेत कई तरह की खतरनाक वारदातों को धड़ल्ले से नेपाल से चलाया जा रहा है। इन दिनों भारत नेपाल सीमा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। 30 अप्रैल 2012 को एसएसबी ने सघन चेकिंग के दौरान महाराजगंज नेपाल सीमा पर नौतनवा के पास करीब 40 घुसपैठियों को हिरासत में लिया था। ये सभी लोग सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर सीमा के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे। सख्ती से पूछताछ में पता चला कि इन लोगों का संबंध आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। इतना ही नहीं, चीन ने भी नेपाल के जरिए भारत में घुसपैठ बना ली है। महाराजगंज जिले से लगती भारत नेपाल सीमा पर पिछले साल 3 चीनी जासूस देखे गए। ये तीनों अपने कैमरों में भारतीय एसएसबी और पुलिस की गतिविधियों को नो मैंस लैंड में मौजूद होकर अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। एसएसबी के जवानों को सीमा पर इन लोगों की गतिविधियों को लेकर जब शक हुआ तो उनसे पूछताछ के लिए आगे बढ़े, लेकिन ये तीनों जासूस नेपाली लोगों की मदद से रफू चक्कर हो गए। एसएसबी के कमांडेंट केएस बनकोटी का कहना है कि नेपाल में माओवादियों के आंदोलन में चीन का हाथ होने की बात सामने आ रही है और ये माओवादी भारतीय नक्सलियों को मदद कर रहे हैं। नतीजतन हमारे देश में सुरक्षा बलों और आम जनों की जान माल को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हैरत अंगेज बात तो ये है कि साल 2011 में भारत नेपाल सीमा से अवैध रूप से 5 चीनी नागरिकों और 2 कोरियाई नागरिकों ने भारत में प्रवेश किया। साल 2009 और 2010 में 2 सोमालियाई और 1 पाकिस्तानी नागरिक ने भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ की। ये वो आंकड़े हैं जो एसएसबी के जरिए कलमबद्ध हुए हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह और खतरनाक है। नेपाल में हाल ही में भारतीय गाड़ियों, फिल्मों, भारतीय भाषा और भारतीय लोगों का विरोध शुरू हुआ है। इससे साफ हो गया है कि नेपाल में माओवादियों के मोहन वैद्य गुट को चीन से पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। भारत नेपाल सीमा पर सोनौली इलाके में सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है। मोहन वैद्य की पार्टी सीपीएन माओवादी ने नेपाल में हिंदी फिल्मों और भारतीय नंबर प्लेट वाले गाड़ियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है और इसका पालन न करने पर खून खराबे की धमकी भी दे डाली है। पिछले साल अक्टूबर में बलरामपुर जिले की भगवानपुर चौकी के ऊपर एक संदिग्ध हेलीकॉप्टर देखा गया। ये सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और जैसे ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों
कि निगाह इस तक पहुंची। ये हेलीकॉप्टर आराम से भारत की सीमा को पार करता हुआ नेपाल के भीतर जा पहुंचा। ये साफ था कि हेलीकॉप्टर जासूसी कर रहा था, लेकिन ये जासूसी किसके लिए हो रही थी और क्यों हो रही थी, ये पता नहीं चल पाया। उस वक्त के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव ने बताया था कि भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर में नीले रंग का एक हेलीकॉप्टर घुस आया था जो जासूसी के लिए आया हो सकता है। सीमा पार से लगातार बढ़ती आतंकवादी वारदातों को देखते हुए मई 2012 में प्रदेश सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर पुलिस स्पॉट्स तैनात करने का भी फैसला किया था। इन पुलिस स्पॉट्स को छुपा हुआ आतंकवाद विरोधी दस्ता कहा जाता है। स्पॉट्स की तैनाती संबंधी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दी गई है। ऐसा उस वक्त किया गया है जब राज्य सरकार ने ये कहा कि वो भारत नेपाल सीमा पर बड़ी तादाद में पुलिस बल को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ तैनात नहीं कर सकता। इसके लिए आत्मसमर्पण कर चुके कश्मीरी आतंकवादियों को ही स्पॉट्स के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। जब हमने एसएसबी के लखनऊ स्थित सीमांत मुख्यालय और इसके अधीन लखीमपुर खीरी और गोरखपुर स्थित 2 सेक्टर मुख्यालयों के सूत्रों से बातचीत की तो हमें पता चला कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में एसएसबी की 7 वाहनियां और 126 सीमा चौकियां बनी हुई हैं। इन सीमाओं पर महिलाओं की जांच के लिए अलग से महिला आरक्षी भी तैनात किए गए हैं। डॉग स्क्वाड भी तैनात हैं और कई सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके देश विरोधी ताकतें अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाती हैं। कुल मिलाकर जो सूरत हाल बन रही है वो ये कि भारत और नेपाल की सीमा हमारे देश भारत के लिए सुरक्षित कतई नहीं है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारे देश के भीतर बैठी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो नेपाल में बैठे आतंकवादियों की मदद से हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रही हैं, हम उन पर कैसे अंकुश लगाएं, हम उन्हें कैसे रोकें? और इन सवालों के जवाब कमोबेश मिलते नजर नहीं आ रहे। सवाल ये भी है कि हम ऐसा क्या करें ताकि देश के भीतर और सीमा पार नेपाल में मौजूद राष्ट्र विरोधी ताकतों को नाकाम किया जा सके। और हाल फिलहाल इन सवालों के जवाब हमें मिलते नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अतुल अग्रवाल, नेपालगंज समाचार प्लस। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यशपाल जी, कल हमारी बड़ी रोचक तरीके से आपसे बातचीत हो रही थी। आज हमारी खबर का असर यह हुआ कि गोंडा में 8 जो नेपाली नागरिक हैं वो भारतीय करेंसी नेपाली करेंसी को एक्सचेंज अदला बदली करते पकड़े गए, 8 गिरफ्तार किए गए। दूसरी अच्छी खबर यह आई कि एसएसबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए यह फैसला किया कि कल वो भारत नेपाल सीमा का दौरा करेंगे और जो तमाम खामियां समाचार प्लस के इस ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई जा रही हैं उनको दुरुस्त करने की कवायद की जाएगी। सिंह साहब, ये अपने आप में बहुत अच्छे कदम हैं, लेकिन जब मीडिया में खबरें आती हैं, जब हम शोर मचाते हैं, ये तभी प्रैक्टिस क्यों की जाती है? ये रूटीन क्यों नहीं हो सकता? बताइए। आवाज बंद। यशपाल जी, आवाज आ रही? आवाज बीच में नहीं आ रही थी। हाँ हाँ। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एसएसबी ने आपकी खबर को नोटिस किया है हाँ। और सख्ती शुरू की है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मैं कल भी कह रहा था कि मेरे हिसाब से ये बॉर्डर बहुत ही डिस्टर्ब्ड है और हर तरीके की अवैधानिक राष्ट्रहित के विरुद्ध सारी गतिविधियां नेपाल से संचालित हो रही हैं और की जा सकती हैं। इस पर नेपाल चाह करके भी कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। ये तो मेरा व्यू कल भी था। हालांकि डीजी उत्तरांचल इस व्यू से सहमत नहीं थे। उनके हिसाब से उत्तरांचल के बॉर्डर पर संभवतः ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन यूपी के बॉर्डर पर जहां तक मेरी जानकारी है स्थिति बहुत ही भयावह है। जो चीजें आप दिखा रहे हैं ये आए दिन हो रही हैं।
एसएसबी करना तो चाह रही है, संभवतः अभी उनकी पैराफर्नेलिया पूर्णतः तैयार नहीं है। अभी तो ये बॉर्डर में 10 किलोमीटर अंदर अपनी पोस्ट बना के रखे थे। अभी लास्ट ईयर काफी प्रयास के बाद ये लोग